हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम लोग इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के। आज पढ़ते हैं इस वीडियो में अकरेंस ऑफ मेटल्स। अर्थ का जो क्रस्ट है ना, उसमें बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट ही जो है वो इन मेटल्स का मेन सोर्स है, जहाँ से हम लोग को मतलब मैक्सिमम मेटल्स मिलते हैं। सी वाटर में भी बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कुछ जो हैं वो सॉल्यूबल सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो सोडियम है वो तो मेटल है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो मेटल है। तो सी वाटर में भी मेटल्स प्रेजेंट है और अर्थ के क्रस्ट में भी मेटल्स प्रेजेंट है, एंड मेन सोर्सेज यही सारे हैं। अब जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो नेचर में हम लोग को अपने आप मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मतलब अपने आप मिलते हैं, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। तो अगर आपको मिनरल्स का डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे दिया है आपकी बुक में, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अब कुछ जगहों पे ये जो मिनरल्स हैं वो ऐसे रहते हैं कि उनमें कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल का हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप कहीं पे आपको कुछ मिनरल्स मिले हैं जिसमें आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे मिले हैं जिसमें मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन अगर किसी मिनरल में ज़्यादा है तो उस मिनरल को हम लोग उस पर्टिकुलर मेटल का ओर बोलते हैं। तो ओर का डेफिनेशन भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। Minerals that contain very high percentage of a particular metal are called ores of that metal. Now अब ये जो ores हैं इन्हीं में से ही हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब किस तरीके से उनको उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे मेटल्स का, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन फिर लेस रिएक्टिव है, वो पूरा एक सीरीज़ था। अगर आपको याद होगा तो उस सीरीज़ में सबसे टॉप में कौन सा मेटल था वो आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि जो मेटल्स हैं उन सबका रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो वो सारे मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, वो एक्चुअल में वो सारे मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव थे। ठीक है, लेस रिएक्टिव हैं इसलिए वो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होते तो क्या होता कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेते, फिर फ्री स्टेट में तो अवेलेबल रहते ही नहीं। इसीलिए जो मेटल्स बॉटम में प्रेजेंट हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के, वो लीस्ट रिएक्टिव है, एंड वही सारे फ्री स्टेट में अवेलेबल रहते हैं। आगे देखते हैं, इस फ्री स्टेट में हम लोग को जो मेटल्स मिल रहे हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये सब लीस्ट रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कॉपर, सिल्वर, ये जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा भी तो ज़्यादातर की सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड ओर में। ठीक है, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में मिलेगा, मतलब ये सल्फर या ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप में प्रेजेंट हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इसीलिए ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये सारे मेटल्स जो हैं आपको हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। वहीं पे वो सारे मेटल्स जो कि मिडिल में प्रेजेंट थे रिएक्टिविटी सीरीज़ के, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सारे जब आपको मिलेंगे तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि मिडिल में है। तो ये फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं समहाउ, या फिर ज़्यादातर की ये आपको सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा कि जो भी सारे मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, और वो अर्थ में प्रेजेंट ऑलमोस्ट हर एक मेटल के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वो सारे मेटल्स जो है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी सीरीज दिख रहा है, यहाँ पे इतने जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये सारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, और ये जो हैं वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इस रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मेटल्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो है वो वही 3 ग्रुप है। इसमें से टॉप वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, बीच वाला आपका हो जाएगा मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी, और जो सबसे बॉटम में है वो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो ये 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड हो गए। अब इन्हीं कैटेगरीज के अलग अलग तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पे सबको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टेप्स हैं इनके एक्सट्रैक्शन में, जिससे हम लोग प्योर मेटल्स निकाल पाएँ, तो उसको यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है। अभी इसमें जैसे आप देखो,
ओर है, ओर का सबसे पहले कंसंट्रेशन कराना है। ये सारे चीज़ों को अभी डिटेल में आगे देखेंगे। तो ओर का आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन कराना है। कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ ना, जैसे ओर क्या था, तो किसी मिनरल में कोई पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा प्रेजेंट था तो हम लोग उसको ओर बोल रहे थे। अब इस ओर में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, तो कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ को अगर वहाँ से कम कर दिया जाए तो मिनरल्स का कंसंट्रेशन वहाँ पे मेटल्स का कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड ओर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन के बाद में जो आपके पास में ओर है वो तो 3 टाइप का है। या तो उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हैं, या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हैं, या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हैं तो सिंपली बस उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर लो रिएक्टिविटी वाले हैं तब फिर वहाँ पे लो रिएक्टिव वाले ज़्यादातर की सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे, तो वहाँ पे रोस्टिंग कराना पड़ेगा, तब जाके आपको मेटल्स मिलेंगे एंड उसके बाद फिर उनका रिफाइनिंग करेंगे, तब यहाँ आपको प्योर मेटल्स मिल रहे हैं। और अगर वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं तब वो 2 डिफरेंट ओर्स के फॉर्म में मिलेंगे, या तो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर। अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग कराएंगे। इसके बाद में ये दोनों प्रोसेस के बाद क्या होगा, लास्ट में इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उससे ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। कार्बोनेट और सल्फाइड था, इससे वो ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड को तो बस रिडक्शन कराना होता है और फिर आपको प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये सारा हो गया सिंपल सा एक फ्लो चार्ट जो इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी से ही आप चीज़ों को रिमेंबर कर पाएंगे कि किसके लिए आपको क्या करना है और कौन सा मेटल कौन से ओर के फॉर्म में आपको मिल रहा है। अब इनको देखते हैं डिटेल में। सबसे फर्स्ट है एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसी को ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर वहाँ पे लिखा था। तो जो भी ओर हम लोग माइनिंग करके मतलब निकालते हैं अर्थ में से, वो यूजुअली उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। अब माइनिंग की हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे सॉइल भी बहुत सारा होगा, सैंड भी बहुत सारा होगा, और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगे। इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोलते हैं। अब ये सारे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से पहले। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, या फिर यहाँ जो लिखा है एनरिचमेंट। अब इन इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल जो है वो बेस्ड होता है इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में। मतलब जैसे जो ओर है और उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस तो होंगे ही। फॉर एग्जांपल मान लो इम्प्योरिटी जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, तो सिंपली हम लोग उस ओर को क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एंड उसके बाद में इम्प्योरिटी अलग हो जाएगा। और अगर मान लो कि उसका इम्प्योरिटी जो है वो मान लो कि हल्का है, इससे ओर से थोड़ा लाइट वेट है, तब वहाँ पे हम लोग विंड के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होने की वजह से है। तो इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग और किस तरीके से उनको सेपरेट कर सकते हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज़, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो नीचे साइड प्रेजेंट थे वो सारे मेटल्स, अगर उनका एक्सट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। तो लो रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं ना मेटल्स, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे थे वो क्या है, एकदम लो रिएक्टिव है, मतलब मान लो कि रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, कुछ इस टाइप के रहते हैं। तो अगर वो मिलेंगे भी ना तो वो ज़्यादातर के ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे। अब इनको सिर्फ हीट कर देने से ही प्योर मेटल हम लोग को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल सिनाबर, ये क्या है, तो ये मर्क्यूरी का ओर है, ठीक है, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसको हीट करेंगे, एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा एंड उसके बाद इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम लोग को डायरेक्टली मर्क्यूरी मिल जाएगा, और इसके लिए सिर्फ आपको हीट ही करना है। तो क्या किए, पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए हैं, मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट किए हैं, तो क्या मिला है आपको, ऑक्साइड मिला है। इस ऑक्साइड को फिर आप हीट किए हो तो प्योर मेटल मिल गया है। इसी तरीके से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कॉपर भी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है नेचर में, तो कॉपर सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। फिर इस कॉपर ऑक्साइड को आप फिर से हीट करोगे तो फिर कॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो। अब ये जो मेटल्स हैं वो सारे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सारे हो सकते हैं। ये यूजुअली सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे नेचर में। अब इनसे हम लोग को सल्फाइड्स या कार्बोनेट से पहले ऑक्साइड बनाना है। अब ये ऑक्साइड बनाने के लिए इनको ट्रीट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों से। तो ऑक्साइड का तो फिर लास्ट में रिडक्शन कराएंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इनको ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर।
इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। अब जैसे फ्लो चार्ट में ऊपर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 टर्म दिया था ना, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्या दिया है कि हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोनेट ओर्स। जब इनको हम लोग को ऑक्सीडाइज कराना हो तब आपको सिंपली इनको भी स्ट्रांगली हीट कराना होता है, लेकिन लिमिटेड एयर में, या फिर ये बोल लो कि एयर के एब्सेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, हीटिंग ऑफ ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब ये जो है वो केमिकल रिएक्शंस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जिंक ओर के एग्जांपल के साथ में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो जैसे जिंक सल्फाइड लिया है यहाँ पे, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, और यहाँ जिंक कार्बोनेट लिया है तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। तो जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो जिंक ऑक्साइड मिल गया, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को एयर के एब्सेंस में हीट किए हैं तो जिंक ऑक्साइड मिल गया। दोनों केस में जिंक ऑक्साइड हम लोग को मिल गया है। अब ये जो ऑक्साइड हम लोग को मिला है इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करना है आपको, जिंक के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमेशा उसका रिएक्शन कार्बन के साथ में कराया जाता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे ना तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, एंड हम लोग को जिंक जो है वो मेटालिक फॉर्म में यहाँ पे मिल जा रहा है। नाउ नेक्स्ट चीज़ दिया है कि ये जो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो मेटल्स का ऑब्टेन करना अपने कंपाउंड में से वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो जब हम लोग वाले लेसन में भी आपको कभी अगर रिडक्शन का एग्जांपल लिखना हो तो आप यहाँ से एग्जांपल उठा के आराम से लिख सकते हो। किसी भी मेटल का क्या करना है आपको, मेटालिक ऑक्साइड्स को हीट करना है तो मेटल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही रिडक्शन बोलते हैं। अब कार्बन के अलावा हम लोग दूसरे फॉर्म्स में भी मेटालिक ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो जिंक के लिए लिया है कार्बन, सारे मेटल्स के लिए कार्बन को तो नहीं लिया जाता है। तो और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग लेसन 1 में पढ़ के आए हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा कि जैसे यहाँ जिंक था तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव जो भी मेटल होगा उसके साथ उसका रिएक्शन करा दो तो वो डिस्प्लेस कर देगा। यही हो रहा था ना, लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर जा रहा था। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के साथ में डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। इनका यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड में आप एल्यूमिनियम से उसको रिएक्ट कराओ तो मैंगनीज अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है वो मैंगनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव था। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अब अगर लेसन 1 अच्छे से पढ़ के आए थे आप लोग तो ये ईजिली बन जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। अगर नहीं पढ़े हो ना तो वो वाले वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। अब मैंगनीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है MnO2 बना है और यहाँ पे सिर्फ Mn है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वही चीज़ पूछ रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस, तो मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व होता है, बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है, इतना ज़्यादा कि ज़्यादातर कि हम लोग को ये जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो मोल्टेन स्टेट में मिलते हैं। अब इसी वजह से जब भी आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैंगनीज ऑक्साइड लिए इसकी जगह पे आयरन भी ले सकते हैं, तो इसका रिएक्शन अगर आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा कि हम लोग उसका यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक्स रहते हैं ना उसको, या फिर नॉर्मली जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। ठीक, इस वाले रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ, इसको ही हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो जो हाईली रिएक्टिव हैं वो उस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग को दिख रहा है कि टॉप साइड में प्रेजेंट है, तो ये सारे जो हैं वो ज़्यादातर की कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं, और ये जो कंपाउंड है वो कार्बन के साथ में हीट करके ऑब्टेन नहीं हो सकता है उस तरीके से, मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम को। और इसका रीज़न ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनका एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एफिनिटी मतलब क्या, कि उनको उसके साथ में बॉन्ड बनाने का, तो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में ईजिली बॉन्ड बना सकते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन।
ठीक है। इसीलिए मेटल्स जो हैं वो इस ऑक्सीजन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, मतलब कार्बन उनको वहाँ से वो नहीं निकाल सकता। तब इस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिडक्शन कराना। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं मोल्टेन क्लोराइड्स के फॉर्म में। जो भी मेटल्स हैं वो सारे कैथोड के तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे। अब कैथोड एनोड क्या है, तो ये भी फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ के आए हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड वहीं पे जो क्लोरीन है वो एनोड पे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है। कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा है। सिमिलरली हम लोग एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के हेल्प से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखो फर्स्ट था कि मेटल्स में हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन कराएं, उसके बाद उनका एक्सट्रैक्शन करें। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब ये है कि जो भी मेटल्स हम लोग को मिलते हैं वो सारे ज़्यादातर की उतने प्योर स्टेट में हम लोग को नहीं मिलते हैं। उनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं जिनका कि रिमूवल करके हम लोग प्योर मेटल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस रिमूवल के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी कि ये रिफाइनिंग भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा के करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। मेनली जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे को ही इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करा जाता है। इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल्स को एनोड पे एक थिन स्ट्रिप बना के रख देते हैं और वहीं पे आप बोल सकते हो जो प्योर मेटल्स हैं उनका कैथोड पे हम लोग स्ट्रिप बना करके रख देते हैं। इसके बाद एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हम लोग मेटल सॉल्ट्स को लेंगे और उसको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है। इम्प्योर मेटल्स को कहाँ रखे हैं, एनोड पे, और प्योर मेटल्स को कैथोड पे। और यहाँ ये जो सॉल्यूशन है वो क्या चीज़ का है, तो मेटल सॉल्ट्स का है। अब यहाँ फिगर 3.2 से मतलब ईजिली वो समझ में आ रहा है। अब आपको करना है यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो प्योर मेटल्स हैं वो क्या होगा, तो प्योर मेटल्स फ्रॉम द कैथोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड में जो भी प्योर मेटल्स थे वो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजॉल्व होने लगेंगे। अब यहाँ से वो जितना डिजॉल्व होगा उतने ही अमाउंट का प्योर मेटल एनोड पे जाकर के डिपॉजिट भी होगा। और इस तरीके से डिपॉजिट वाला जो मेटल है उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हम लोग को मिल जाएगा प्योर मेटल। जो भी सारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो अगर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल हैं तो और अच्छा है, सॉल्यूशन में वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इनसॉल्यूबल हैं इम्प्योरिटीज़ तो वो फिर नीचे में सेटल हो जाते हैं, जिसको कि एनोड मड बोलते हैं। यहाँ तक हो गया आपका अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन के बारे में भी हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर कि ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जब हम लोग उसको एयर में कंटिन्यूसली एक्सपोज करके रखें तो वो ब्लैक हो जाते हैं। जैसे सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो भी पहनते हैं उसमें आप नोटिस किए होंगे कुछ टाइम बाद थोड़ा ब्लैक कलर के वो हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि सिल्वर एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ में रिएक्ट कर लेता है एंड सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस पे, जो कि एक ब्लैक कलर का कोटिंग वहाँ पे दिखने लगता है। वैसे ही जो कॉपर है वो जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्लोली स्लोली उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो ग्रीन होने लगता है, ग्रीन कलर का कोटिंग वो डेवलप कर लेता है। ये जो ग्रीन कोटिंग है वो एक्चुअल में बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, जब आयरन वैसे ही एक्सपोज रहे मॉइस्ट एयर में बहुत टाइम के लिए तो क्या होता है उसमें ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनने लगता है जिसको रस्ट बोलते हैं। तो ये तीनों ही जो क्या है कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। अब इस कोरोजन को हम लोग समझ सकते हैं और डिटेल में इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 3.14। ये आपको 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और तीनों में आपको क्लीन आयरन नेल्स रख देने हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स को आप लेबल करेंगे ए, बी एंड सी। टेस्ट ट्यूब ए में आपको वाटर डाल देना है। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब में जिसको आप ए लेवल किए थे उसमें बस वाटर डालना है और उसमें कॉर्क से उसको फिट कर देना है। टेस्ट ट्यूब बी में अब आप क्या करेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर को बॉईल करके डालेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे जो कि एक लेयर बना लेगा एंड उसके बाद आप उसको उसमें भी कॉर्क फिट कर देंगे। थर्ड टेस्ट ट्यूब सी में आप क्या करोगे, नीचे में यहाँ पे थोड़े से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिए हैं। एनहाइड्रस मतलब पूरा ड्राई, ठीक है, एकदम ड्राई, और वो एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट भी है। इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट जितना भी मॉइस्चर होगा उन सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें हम लोग को नेल्स को रख देना है और फिर यहाँ भी कॉर्क फिट कर देना है। तो इस टाइप से ये 3 सेटअप आपका यहाँ पे हो गया जो एक्टिविटी में बोला है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि तीनों में से कौन सा टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो आयरन नेल है वो रस्ट हो रहा है, और अगर तीनों रस्ट हो रहा है तो कौन पहले रस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो टेस्ट ट्यूब ए था उसके अंदर के जो नेल्स हैं
वो रस्ट हो जाएंगे एंड बाकी बी और सी में जो है वो रस्ट नहीं होंगे। अब इसका रीज़न ये है कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर के जो नेल्स हैं वो एयर और वाटर दोनों से एक्सपोज थे ना। हम लोग क्या किए थे, इसमें वाटर डाल दिए थे, ये ए वाले में हम लोग वाटर डाल दिए हैं एंड इसके अलावा वाटर डाले हैं और यहाँ पूरा एयर भी प्रेजेंट है, तो एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है तो वो रस्ट हो गया। इस वाले में सिर्फ वाटर था, एयर नहीं मिल पाया तो ये रस्ट नहीं हुआ। इसमें ना तो आपको एयर मिला है और ना ही वाटर मिला है तो ये भी रस्ट नहीं हो पाया है। यानी कि रस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट रहें, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा कि कोई एक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो हो गया, नहीं। एयर एंड वाटर दोनों के साथ में अगर आयरन कंटिन्यूसली एक्सपोज रहे तो ही क्या होता है, वो रस्ट डेवलप करता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें पेंट किया जाता है या ऑयल लगाते हैं आयरन पे, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या फिर एलॉयज़ बना देते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो गैल्वेनाइजिंग यानी कि गैल्वेनाइजेशन ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रस्टिंग। इसके लिए हम लोग एक जिंक का लेयर जो है वो आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, आयरन के ऊपर क्या किया हम लोग, दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिए। अब ये जो जिंक है अगर उसको, अब अगर कोरोड हो भी रहा है तो ये जिंक कोरोड हो जाएगा और क्या होगा, अंदर का आयरन जो है वो बच जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है एलोइंग जो दिया है। एलोइंग एक बहुत अच्छा तरीका है मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने का। यहाँ पे हम लोग डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आयरन है, उसको हम लोग ज़्यादातर की प्योर स्टेट में तो यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि प्योर स्टेट में आयरन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। जो हम लोग को इतना हार्ड आयरन मिल रहा है ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। देखो सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपके हाथ से मुड़ जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सॉफ्ट मतलब कंपेयर करके कि नॉर्मली हम लोग आयरन को जितना हार्ड देखते हैं उसके कंपैरिजन में प्योर आयरन जो है वो सॉफ्ट स्टेट में होता है, स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन जब हम लोग उसकी हीट कर दे रहे हैं तब, तो अब क्या करेंगे हम लोग उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर देते हैं, मतलब अबाउट 0.05%। देखो बहुत ही कम अमाउंट में ऐड किए हैं। इससे क्या होता है कि जो आयरन है वो हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो क्या किए हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं एलॉइंग, कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल उसमें मिक्स कर रहे हैं। इसी आयरन में अगर निकल और क्रोमियम को ऐड कर दें तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है और ये तो और ज़्यादा हार्ड होता है और इसमें रस्ट भी नहीं लगता है कभी। स्टेनलेस मतलब जिसमें रस्ट ना लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज कर रहे हैं। और कैसे चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स उसमें मिक्स करके। तो यही प्रोसेस जिसमें हम लोग कोई एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, दो मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का या फिर इसी टाइप के कंपोजिशन का, उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। तो एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अब ये जो है वो पहले क्या कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग मेल्ट करते हैं प्राइमरी मेटल को और उसके बाद उसमें हम लोग अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स जो भी एलिमेंट हम लोग को मिलाना है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं एंड उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं तो वो पूरा सेटल हो जाता है साथ में। अब जैसे गोल्ड जो होता है, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हम लोग ज़्यादातर की यूज़ करते हैं वो भी प्योर गोल्ड नहीं रहता है। प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है और इसीलिए हम लोग इससे ज्वेलरीज नहीं बना सकते हैं। तो क्या करते हैं कि उसमें एलॉयस, उसका एलॉय बनाया जाता है गोल्ड का, उसमें या तो सिल्वर ऐड कर देते हैं या फिर कॉपर ऐड कर देते हैं और उससे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जनरली इंडिया में जो गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह मिलता है वो सब 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होता है। ये 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें 22 पार्ट्स अगर प्योर गोल्ड है तो बचा हुआ 2 पार्ट हम लोग कॉपर या सिल्वर उसमें ऐड किए रहते हैं, तब फिर जो ज्वेलरीज बनती हैं वो थोड़ी ड्यूरेबल होती हैं। अब देखो अगर मेटल्स में मर्क्यूरी हम लोग ले रहे हैं, मर्क्यूरी का अगर एलॉय बनाते हैं तब उस एलॉय को एमेल्गम बोलते हैं। जैसे बाकी किसी भी मेटल के एलॉय का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी के एलॉय का नेम है एमेल्गम। किसी भी मेटल के एलॉय का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो उसके प्योर स्टेट से कम ही रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग को तो पता है कि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो ब्रास है वो एक एलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का। ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद करना है। ब्रास किसका एलॉय है, तो कॉपर और जिंक का। और ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो कॉपर और टिन का। अब यहाँ पे ये दोनों तो कॉपर के ही एलॉय हैं, लेकिन कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बट ये दोनों उतने गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं पे सोल्डर वो एक एलॉय है लेड और टिन का, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होती है एंड यूजुअली इसको वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आर्टिकल्स वेल्ड कर रहे होते हैं वहाँ पे एक सोल्डर लगाते हैं ना बीच में, वो यही रहता है, लेड और टिन का एक एलॉय रहता है। अब यहाँ पे आप जब ब्रास और ब्रॉन्ज को याद करेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो।
ब्रास में दिया है यहाँ पे कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज में दिया है कॉपर और टिन। अब ब्रास में एस दिख रहा है, टिन में एस है, तो हम लोग को ब्रास के साथ में टिन को नहीं रखना है, हम लोग यहाँ आ जाएंगे। और वहीं देखो ब्रॉन्ज में जेड दिख रहा है, यहाँ जिंक में जेड है, लेकिन जिंक वाला किसका है, ब्रास का है, तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। कॉपर तो दोनों में है ही, बस टिन और जिंक को आप याद करो कि हम लोग को अपोजिट चीज़ों को रख देना है। इसके अलावा एक यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, आयरन पिलर एट दिल्ली। दिल्ली में एक आयरन पिलर है जो कि कुतुब मीनार के पास में है, और ये जो है वो मोर देन 1600 ईयर्स एगो बिल्ड किया गया था, और ये भी एक आयरन वर्क ही है, आयरन से बना हुआ है आयरन पिलर, लेकिन इसमें आज तक रस्ट जो है वो नहीं लगा है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली इसको स्टडी करते रहते हैं कि ऐसा वो कौन सा तरीका यहाँ पे यूज़ हुआ था जिसकी वजह से आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। ये जो आयरन पिलर है वो अबाउट 8 मीटर हाई है, और इसका वेट जो है वो 6 टन है, मतलब 6000 kg, लेकिन आज तक रस्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपका ये लेसन हो जाता है कंप्लीट। इस लेसन में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं ये बता देती हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है वो इस लेसन के बाद आपको मिल जाएगा। हम लोग पढ़े कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो वो लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जो मेटल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, और नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका जस्ट डिफरेंट चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एक बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो है वो बोथ बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर के साथ में और डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। कॉमन मेटल्स को अगर हम लोग उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के तरह से अरेंज कर दें, तब जो एक सीरीज़ बन के आएगी उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। जो मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है एक्टिविटी सीरीज़ में, वो क्या करते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं और वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को किसी भी डाइल्यूट एसिड में से। जैसे कि अगर HCl लिए हैं और उसके साथ में हम लोग एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा दें तो वहाँ से H जो है वो एल्यूमिनियम के थ्रू डिस्प्लेस हो जाएगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में। जो मेटल्स हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलते हैं। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन उनके ओर से और उसके बाद रिफाइनिंग, इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। कोई भी एक एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का। जो सरफेस होता है मेटल्स का सच एस आयरन, वो कोरोड हो जाता है जब हम लोग उसको एक्सपोज करें लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चर और एयर के साथ में। इस फिनोमिना को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो एग्जांपल आयरन लिया है, और भी दूसरे मेटल्स जो हैं वो कोरोड हो जाते हैं। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर की मतलब नॉर्मली हम लोग देखें नॉर्मल केस में तो मेटल्स के जस्ट अपोजिट होती हैं, यानी कि ना तो वो मेलिएबल हैं ना ही डक्टाइल हैं, बैड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो मेटल से आ रहा है। जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो कि ईदर एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक थे। और जो नॉन मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं करते हैं हाइड्रोजन को किसी भी डाइल्यूट एसिड से, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका लेसन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।